तो 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन यानी गठन होता है बाय लुई 14th। उनके वहां पे ये राजा हैं उस वक्त, ठीक है। इसके 4 साल के बाद यानी 1668 में ये सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करते हैं, राइट। सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करते हैं। आपको बता दूं कि सूरत में उस दौर में लगभग जितने भी यूरोपीय कंपनियां आ रहे हैं, आप अंग्रेज को देख रहे हैं, फ्रांसीसी को देख रहे हैं, लगभग जितने सब लोग सूरत में अपनी एक फैक्ट्री स्थापित कर रहे हैं, ठीक है, ज्यादातर। तो फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एट सूरत। और कब ये स्थापित हुआ है? 1668 में। 1669 में इन्होंने एक दूसरी फैक्ट्री स्टैब्लिश किया मसूलीपट्टनम में, ठीक है। 1674 में पौंडीचेरी और चंद्रनगर में इन्होंने अपना पोस्ट यानी एक तरीके से बस्तियां स्थापित की। पौंडीचेरी आप देख रहे हैं कहां पे है, और चंद्रनगर जो है वो वेस्ट बंगाल में है। वेस्ट बंगाल में, ठीक है। 1742 एक और इंपॉर्टेंट डेट है जब लॉर्ड डुप्लिएक्स या डुप्ली है ना, यहाँ पे गवर्नर बन करके, फ्रेंच गवर्नर बन करके डुप्ले आते हैं, पौंडीचेरी में आते हैं। फोर्ट लुइस यहाँ पर इनका एक है, फोर्ट है, ठीक है। ये कहानी है। ये 4 पॉइंट, थोड़ा सा आपको 5 पॉइंट याद रखना है। पहले तो क्या क्या, 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन होता। 1668 में लोग सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश करते हैं। 1669 में सेकंड फैक्ट्री स्टैब्लिश कर रहे हैं मसूलीपट्टनम में। 1764 में 2 बस्तियां, 2 पोस्ट्स पौंडीचेरी और चंद्रनगर में स्टैब्लिश कर रहे हैं। और 1742 में डुप्ले जो है गवर्नर के तौर पर, फ्रेंच गवर्नर के तौर पर यहाँ पे आते हैं। तो इतनी चीजें आपको पहले तो याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये पूरी तरीके से गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है। ये पूरी तरीके से कैसी कंपनी? गवर्नमेंट। जबकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो एक जॉइंट वेंचर कंपनी है। जॉइंट वेंचर कंपनी मतलब कई छोटे छोटे, कई निवेशक मिलकर के एक प्राइवेट कंपनी बनाते हैं और उस कंपनी का आप खेल पूरा देखोगे। अब भारत में अपनी सर्वोच्चता को स्थापित करने के लिए, अपनी सुप्रीमेसी को स्टेब्लिश करने के लिए फ्रांसीसी और अंग्रेज एक दूसरे के साथ युद्धरत होते हैं और उन्हीं युद्धों को क्या नाम दिया गया? तो पहला कर्नाटक या कर्नाटक वॉर या कर्नाटक युद्ध नाम दिया गया। अब देख सकते हैं कार्नाटिक वॉर्स का जहां तक सवाल है तो 3 कार्नाटिक वॉर्स हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट वाज 1744 टू 1748, सेकंड जो होता है 1749 से 54 तक, और थर्ड जो होता है 1756 से 63 तक, राइट। तो ध्यान रखिएगा होता क्या है, सो समझ लीजिए। वास्तव में देखिए कर्नाटक में इंटरनल जो इश्यूज थे उसको बहाना बनाया गया, किंतु जो मूल रूप से अगर आप देखेंगे तो यहाँ की जो लड़ाई है वो अपना जो ब्रिटेन में, यूरोप में जो परिस्थितियां थी उन परिस्थितियों से ही प्रेरित होकर के यहाँ पे ये लोग लड़ते हैं। मूल कारण इन लड़ाइयों का यही है कि ये लोग का आपसी प्रतिद्वंद्विता, भारत में जो इनकी आपसी प्रतिद्वंद्विता है, राइट। 1740 में एक्चुअली क्या होता है, ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध शुरू होता है। 1740 में ऑस्ट्रिया जो है ना, ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार की लड़ाई होती है। उत्तराधिकार की लड़ाई होती है 1740 में। कहां पे? तो ऑस्ट्रिया में। और इसी युद्ध का प्रभाव भारत में भी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों पर पड़ा, राइट। क्योंकि यूरोप में अंग्रेज और फ्रांसीसी एक दूसरे से लड़ रहे थे, इसीलिए वो भारत में भी लड़ने लगे, ठीक है ना। अब 1742 में आपने देखा, यहाँ पे अभी आपने देखा 42 में डुप्ले को लाया गया है,
और डुप्ले क्या करता है यहाँ आकर के सबसे पहले कि डुप्ले क्या करता है, डुप्ले ने एक्चुअली डुप्ले ही आते हैं जो यहाँ पर कुछ ऐसे गेम खेलने लगता है कि इसकी वजह से ये लड़ाई और आगे बढ़ जाती है, या युद्ध जो है वो एक तरीके से जो नहीं भी अगर होता तो होने लगता है। ठीक है ना। होता क्या है समझ लीजिए कि इस लड़ाई के कारण हुआ 1746 में मद्रास पर फ्रांसीसियों ने अधिकार कर लिया। डुप्ले ने एक गेम खेल दिया और 1746 में क्या हुआ, एक मॉरिशस के सेना जो है इनको मदद किया है। फ्रांसीसियों को मदद कौन किया है, तो मॉरिशस की मदद से। मॉरिशस में एक्चुअली इनकी सेना है और मॉरिशस की का एक गवर्नर लाबोर दने, ठीक है, लाबोर दोने इसको कहते हैं, उनकी मदद से मद्रास पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, अधिकार में ले लिया। और इसी बीच क्या हुआ बाद में फिर यही जो मॉरिशस के जो गवर्नर है लाबोर दोने, इनके साथ डुप्ले का कुछ मतभेद हो जाता है तो वो चले जाते हैं और यहाँ पर वो चले जाते हैं फिर, है ना। तो इस तरीके से क्या हुआ कि मद्रास एक व्यक्ति है अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन कौन है, कर्नाटक के नवाब हैं। कर्नाटक के नवाब को डुप्ले ये कहते हैं कि अगर हम मद्रास जीत लेते हैं तो मद्रास आपको दे देंगे, किंतु बाद में ऐसा डुप्ले ने नहीं किया। और जब ऐसा नहीं किया तो क्या हुआ कि अनवरुद्दीन का जो बेटा है महफूज खान, उसने एक बहुत बड़ी सेना लेकर के फ्रांसीसियों पर आक्रमण कर दिया, राइट। और डुप्ले के नेतृत्व में इस सेना को अडियार के समीप में नवाब की सेना को बुरी तरह से पराजित भी कर दिया गया। कुल मिलाकर के कहानी इतनी है कि 1746 में मद्रास पर अधिकार कर लिया और आश्वासन के मुताबिक इसे अनवरुद्दीन जो कर्नाटक के नवाब है उसे दे देना था, नहीं दिया। अनवरुद्दीन के बेटे ने फ्रांसीसियों पर एक तरीके से क्या कर लिया, युद्ध छेड़ दिया। हालांकि अनवरुद्दीन की जो सेना है वो इसमें हार गई और मद्रास तथा नवाब की सेना पर विजयों से क्या हो जाता है कि फ्रांसीसी जो है इनकी ये और एम्बिशियस हो जाते हैं, ये और महत्वाकांक्षी हो जाते हैं, इनकी महत्वाकांक्षा और बढ़ गई। और तब वो क्या हुए कि एक और अंग्रेजों की एक बस्ती है वहां पे, फोर्ट सेंट डेविड, जो पौंडीचेरी के दक्षिण में क्या है, तो फोर्ट सेंट डेविड। जब यहाँ पे मद्रास को हराया, अनवरुद्दीन के बेटे को हराया, तो इनका महत्वाकांक्षा बढ़ गया, इनको लगने लगा कि अब हम किसी को भी जीत सकते हैं। तो ये लोग क्या किए और आगे बढ़कर के फोर्ट सेंट डेविड पर अधिकार करने का प्रयास किया। और वो फोर्ट सेंट डेविड इस वक्त जो है वो अंग्रेजों का एक पोस्ट था, एक तरीके से अंग्रेजों का एक मतलब बस की बस्ती थी, राइट। लेकिन क्या हुआ कि बहुत कुछ नहीं निकल पाया, है ना, बहुत कुछ चीजें नहीं निकल पाई और अंत में इस फोर्ट सेंट डेविड को छोड़ना पड़ा। और अंत में एक संधि हुई, एक्स ला शापेल की संधि, उसको कहते हैं 1748 में हुआ है। और इस एक्स ला शापेल की संधि के तहत क्या हुआ कि मद्रास जो है वो ब्रिटिश को अधीन दे दिया गया और फ्रांस को कनाडा में एक जगह है क्यूबेक, वो क्यूबेक इसको दे दिया गया। और इस तरीके से एक्स ला शापेल की संधि के द्वारा यूरोप में भी युद्ध की समाप्ति हुई थी और उसी संधि को आधार बना करके ये जो दोनों शक्तियां हैं वो यहाँ पर भी क्या हुए, अपना अपने आप को युद्ध से वापस ले लिए। इस युद्ध के परिणाम की अगर बात करें तो न ही उसमें ब्रिटेन को कोई फायदा होता है और न ही इसमें फ्रांस को कोई फायदा होता है। यही तक कहानी है इसकी। उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। सेकेंड जो कर्नाटिक वॉर होता है वो 1749, एक तरीके से कई बार इसको बोला जाता है 1751 से भी 1755 तक, अलग अलग थोड़ा सा इसमें डिफर करता है ना। तो 1749 से 1554 तक ये कहानी यहाँ पे चलती है। क्या हो रहा है जरा सा समझ लीजिए, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा बहुत चीजों को जानेंगे हो जाएगा।
जो काम की चीज है। सेकेंड कार्नाटिक वॉर में आपको जो जानना है, सबसे पहले सेकेंड कार्नाटिक वॉर की बात कर रहा हूं, तो सबसे पहले 1740, अच्छा अब क्या होता है एक बात ध्यान लीजिएगा कि डुप्ले को वापस बुला लिया जाता है 1754 में। अच्छा हाँ, इस युद्ध के सेकेंड कर्नाटिक वॉर का जो अंत हुआ है 54, वहां पे डुप्ले को वापस बुला लिया गया, उनकी जगह एक और गवर्नर को भेजा गया जिसका नाम है गोहेडू, और 1755 में एक पौंडीचेरी की संधि होती है इस युद्ध की समाप्ति के तौर पर। हालांकि याद रखिएगा यह युद्ध जो है, एक तरीके से इस युद्ध का जो बैकग्राउंड आपको नजर आएगा, पृष्ठभूमि जो है, वो आपको भारतीय जो परिस्थितियां हैं वो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है। जैसे आपने पहला जो कर्नाटक युद्ध देखा, उसमें आपने देखा कि यूरोपीय परिस्थितियों से ही प्रेरित होकर के ये लोग यहाँ पे लड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा इंडियन सिचुएशन रिस्पॉन्सिबल था। और ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो उत्तराधिकार के लिए जो लड़ाई लड़ रहे थे, उस लड़ाई में ये लोग शामिल हुए और एक युद्ध हुआ, और फाइनली अपने, अब बहुत इंटरनल बात है किसको कौन किसके पक्ष में था, उतना दूर नहीं जाता है, क्वेश्चन भी पूछने नहीं जाता है, बहुत रेयरली इतने दूर जाकर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इसलिए मैं वहां पे नहीं जा रहा हूँ। बाद में बस इतनी बात याद रखिएगा, 1755 में एक पौंडीचेरी की संधि होती है, और इस संधि के द्वारा जो सेकेंड कर्नाटिक वॉर है उसको बंद कर दिया गया, इसको समाप्त कर दिया गया। हालांकि जो दूसरा कर्नाटक युद्ध है वो भारतीय इतिहास पर कुछ माने बहुत ही दूरगामी प्रभाव छोड़ता है। ऐसा दूरगामी प्रभाव छोड़ता है, सबसे पहले याद रखिएगा ये जो डुप्ले की जो वापसी हुई ना, ये लगभग डुप्ले की वापसी एक बहुत बड़ा रीजन बन गया, भारत में फ्रांसीसियों का भविष्य गर्क में चला गया इस डुप्ले की वापसी से। ठीक है, क्योंकि डुप्ले एक बहुत अच्छे डिप्लोमेट थे और बहुत विजनरी व्यक्ति था, और इसको वापस बुला लेना जाना ठीक बात नहीं था, है ना। तो कहीं ना कहीं एक दूरगामी परिणाम दिया, और बाद में मतलब एक तरीके से डुप्ले की जो वापसी हुई, उससे क्या हो गया कि फ्रांसीसियों का जो पतन है उसका मार्ग प्रशस्त हो गया। इसीलिए कहते हैं कि ये थोड़ा सा ज्यादा प्रभावी रहा है। और इसके बाद अगर आप तीसरे में जाएंगे, तो थर्ड कर्नाटिक वॉर 1756 से 1763 के बीच हुआ है। देखिए हुआ क्या है कि पौंडीचेरी की संधि में यह तय कर दिया गया कि दोनों ही अब एक दूसरे के साथ लड़ाई नहीं लड़ेंगे। लेकिन यह ऐसा नहीं हो पाया। क्या हुआ कि यूरोप में इस वक्त एक सप्तवर्षीय युद्ध की शुरुआत होती है। सप्तवर्षीय आप देख सकते हैं, 1756 से लेकर के 1763 तक, 7 वर्ष तक के लिए एक सप्तवर्षीय युद्ध चला अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। और उसी का एक पार्ट के तौर पर यहां भी आपको दिखाई देगा। ठीक है, समझ में आई बात। यहाँ पे जो फ्रांसीसी सेना है ना, सेना जो है वो लाली के नेतृत्व में है, काउंट डी लाली इसको बोलते हैं। और जो अंग्रेज सेना है वो याद रखिएगा, वो क्लाइव के नेतृत्व में है ना। अंग्रेज सेना जो है वो क्लाइव के नेतृत्व में है। तो इधर 1757 आप देख रहे हैं, 1757 पे पलासी जीतता है, कौन, क्लाइव के नेतृत्व में, बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी। पलासी के जीतने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का भी मनोबल बढ़ चुका होता है, और ये चंद्रनगर जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, फ्रांसीसी बस्ती हुआ करती थी वेस्ट बंगाल में, उस चंद्रनगर पर ये लोग क्या कर दिए, अपना एक अभियान चलाया और उस पर जाकर के अधिकार कर लिया। और जब इस पर अधिकार करेगा तो जाहिर है क्या होगा फिर, तो इसका असर क्या होगा, तो इस पर अब फिर लोग मतलब इसको रिटेलिएट करेंगे, इसको इसका विरोध करेंगे, और यहीं पे एक लड़ाई शुरू होती है। लड़ाई थोड़ा सा और आगे बढ़ता है, और 22 जनवरी 1760 में वान डी वॉश की एक लड़ाई होती है। इंपॉर्टेंट है इसका ना, ये याद रखिएगा। और इसी लड़ाई में जो ब्रिटिशर्स डिफीटेड द फ्रेंच, यानी फ्रांसीसियों की एक निर्णायक हार होती है, फ्रांसीसियों की हार होती है, और अंग्रेज जो हैं वो क्या होते हैं, वो जीत जाते हैं, अंग्रेजों की जीत होती है। यही पूरा
फेल हो जाता है। ठीक है, वॉन डिवॉश की इस लड़ाई में। और 1763 की बात अगर करेंगे तो याद रखिएगा, इस एक पेरिस की संधि होती है, और पेरिस की संधि के साथ ही यह सप्तवर्षीय युद्ध वहां यूरोप में समाप्त होता है। और यहाँ भी कहानी यह है कि ये कहा गया कि फ्रांस को सिर्फ पोंडिचेरी, माहे माहे जो केरला में है, कराईकल जो तमिलनाडु, और यनम, ये 4 जगह में बने रहना है, और बाकी जगह पे फ्रांस नहीं आएगा। ठीक है, और इस तरीके से तीसरे कर्नाटक युद्ध की समाप्ति होती है। और ये लगभग लगभग यह भविष्य तय कर देता है कि अब फ्रांसीसी जो है वो भारत में एक मजबूत और बड़ी शक्ति के तौर पर नहीं रहेगी, और अब मैदान पूरी तरीके से इधर खाली है। 1763 में सारे के सारे यूरोपीय जा चुके हैं। अब 1764 में ये लोग बक्सर की लड़ाई लड़ेंगे और बंगाल को भी निर्णायक रूप से अपने अधीन कर लेंगे। ये कहानी होगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि आपने जो जो पॉइंट में बताता गया हूँ, कहाँ कौन सी संधि होती है, कहाँ कौन सी लड़ाई होती है, कौन सेनापति है, वगैरह वगैरह, ये सब थोड़ा सा जान लीजिएगा तो आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है।